दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देश भर में सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन बीते 2-3 सालों से और तेज हो गया है। इस बीच में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर 24 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। परंतु दूसरी तरफ इस बैठक में कई केंद्र कर्मचारियों के संगठनों को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इसका बहिष्कार किया। उसी दिन देर रात शाम को पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के जगह पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया। इससे पहले वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में ओपीएस बहाली पर एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के अगुवा टीवी सोमनाथन ने मीडिया के सामने बयान दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना अब वित्त रूप से मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करने से देश की जनता पर अधिक बोझ बढ़ेगा। इस बयान का विरोध अनेक कर्मचारी संगठनों ने किया। इस विरोध के बीच में कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यधारा की मीडिया जिस तरीके से 2004 में एनपीएस का फायदा गिना रही थी, उसी प्रकार यूपीएस के फायदे गिना रही है। और केंद्र सरकार और उसके शुभचिंतक ये दावा कर रहे हैं कि अब यूपीएस में ओपीएस के फायदे मिलेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। परंतु ओपीएस बहाली को लेकर कांग्रेस पार्टी के रुख पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। सन 2003 में बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करके नई पेंशन योजना लागू की थी। परंतु 2004 से 2014 के अवधि में कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार केंद्र में थी, लेकिन उन्होंने ओपीएस की बहाली नहीं की। मगर केंद्र में सत्ता से बाहर होने के बाद कई राज्यों में नई पेंशन स्कीम की जगह पर ओपीएस बहाली की। फिर भी उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपीएस की बहाली का मुद्दा अपने चुनावी घोषणा पत्र में नहीं रखा। इन सभी घटनाक्रमों से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए बेहतर पेंशन स्कीम लागू करने का नारा दे रही हैं? यूपीएस को लेकर दावा किया जा रहा है कि ओपीएस के फायदे इसमें मिलेंगे, तो फिर सरकार ओपीएस बहाल क्यों नहीं कर रही? इन तमाम सवालों पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जॉइंट सेक्रेटरी श्री अमरीक सिंह जी हैं। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। मेरा पहला ही क्वेश्चन ये है कि आपका संगठन और आप लोग यूपीएस का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना चाहूँगा कि जब 2004 में एनपीएस इंट्रोड्यूस की गई, तो उस समय भी सरकार द्वारा, और जो आपने लफ्ज वर्ता के शब्द यूज किया कि सरकार के हितैषी जो संगठन हैं, वो उस समय भी एनपीएस का समर्थन करते रहे, एनपीएस को बढ़िया बताते रहे हैं, ठीक इसी तरह जैसे यूपीएस को बता रहे हैं। तो हमने 2012 में पहला सेमिनार लगाया था एनपीएस को समझने के लिए, और इत्तेफाक ये हुआ कि मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में कार्यरत हूँ, तो कपूरथला में ही एक सरकार द्वारा उसी दिन एक सेमिनार लगाया गया, जिसमें ये दावा किया गया कि जो एनपीएस इतनी बढ़िया स्कीम है कि पुरानी पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी इस पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करेंगे, भविष्य में ऐसा होने वाला। परंतु जब लगभग इसी समय हम लोग बैठे थे, तो हमारे साथियों का दावा था कि ये नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए किसी भी एंगल से हितकारी नहीं है, उनका नुकसान तय है।
तो जो इसमें हम जब एनपीएस का विरोध कर रहे थे तो एनपीएस का विरोध करने के पीछे एक रीजन था कि सरकार ने हमारी पेंशन का निजीकरण कर दिया था। इवन के उसको कंट्रीब्यूटरी बना दिया था कि हमें पेंशन के लिए हिस्सेदारी डालनी पड़ेगी। वो आप लोगों को पता है कि 10% कर्मचारी का कटता था, पहले 10% सरकार का कटता था, उसके बाद सरकार ने अपना हिस्सा 14% कर दिया, जिसको अब 18.5% करने की बात की जा रही है। ये सारा पैसा शेयर मार्केट में लगना था। तो यहाँ जो शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने तो मलाई खानी थी जब हमने रिटायर होना था। जो उस समय तो हम सिद्धांत के हिसाब से बात कर रहे थे, परंतु आज तो एक्सपीरियंस है, चीख चीख कर सच्चाई बोल रही है। मैं आरसीएफ की उदाहरण दे रहा हूँ, 523 रुपये, 753 रुपये, 1044 रुपये, ये आरसीएफ में हमारे जो बहनें रिटायर हुई हैं, जो सीजी ग्राउंड पर भर्ती थी, उनको ये पेंशन लग रही है। और रही बात, अब आपने सवाल किया कि यूपीएस का क्यों विरोध कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 10% मेरा तथा कथित 18% सरकार का, वो सारा 28% पैसा सरकार अपनी जेब में डालेगी, जो बाद में पूंजीपतियों के हवाले करेगी। उसके बदले में हमें पेंशन देने की, अश्योर्ड पेंशन देने की बात की जा रही है। सर, जो सरकार है और सरकार के शुभचिंतक, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो जी कह रहे हैं कि जो यूपीएस है उसके अंदर ही ओपीएस के लाभ पूरे मिल रहे हैं। थोड़ा इसको जी समझ कि आप समझाइए, हमारे दर्शकों को, हमें भी समझाइए। हम देखते हैं कि ओपीएस में समय समय पर जो वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ पेंशन धारकों को मिलता था। क्या जी यूपीएस में भी ऐसा होगा क्या? मैं वही चीज आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अभी तक जो सरकार ने पीपीटी जारी की है, हम्म, उसमें इसके बारे में खामोशी है। हम्म, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि इसको वेतन आयोग का लाभ देंगे या नहीं देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। वो जब नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगा, उस समय बहुत सारी बातें उस समय क्लियर होनी है। अभी तक इस पर ऐसी संशय की स्थिति बनी हुई है। अच्छा अच्छा। एक चीज और जी सर, जैसे मैं जब ओपीएस के बारे में पढ़ रहा था तो मैं जी समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। ओपीएस में जो श्रमिक थे जिसका रिटायरमेंट के समय में या उससे पहले, जैसे आपने कहा बीआरएस या सीआरएस ले लेते थे, उन्हें फैमिली जी का जो पेंशन का पूर्ण लाभ जो है करीब 25 लाख रुपए ग्रेजुएटी जी के तौर पे मिलता था। क्या यूपीएस में भी ऐसा लाभ मिलेगा? क्या सरकार ने इसका कोई सामने कोई क्लियर किया है? मैं फिर क्लियर कर देता हूं। अभी तक पीपीटी के हिसाब से इस पर फिर खामोशी है, परंतु एक उन्होंने पीपीटी में एक लाइन इस्तेमाल की है। अब उसमें एक एक और जो कर्मचारियों के साथ उन्होंने धक्केशाही की है, वो ये की है, 28.5% पैसा जो है, 10% मेरा, 18.5% सरकार का, सरकार अपने कब्जे में ले लेगी हमारे रिटायरमेंट के समय में। उसके बदले देगी क्या? हम्म, उसके बदले देगी 6 महीने में 3 दिन का वेतन, हम्म, 1 साल में 6 दिन का वेतन, 5 साल में 1 महीने की सैलरी। हम्म, अगर मैं 25 साल मान लीजिए नौकरी करता हूं तो 5 महीने की सैलरी, अगर मैं 30 साल करता हूं तो 6 महीने की नौकरी, ये देगी सरकार। और इसके साथ जो कंडीशन जोड़ दी, जो आपका सवाल था, हम्म, उन्होंने कहा इन एडिशन टू ग्रेच्युटी। हम्म, अब इसमें हमें संदेह है इस बात पर। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। आपको मैं याद दिला दूं कि एनपीएस कर्मचारियों से पहले ग्रेच्युटी का अधिकार छीन लिया गया था। हम्म, 2018 में 16 में, सॉरी, ये दोबारा बहाल हुआ है। ठीक है। अब हमें संशय है इस बात का कि पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम हम्म, ओपीएस की मांग कर रहे थे, आप यूपीएस दे रहे हो। उसमें ग्रेच्युटी का इस एंगल से जिक्र करना है, हम्म, वो उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब एक सवाल ये भी आएगा, आपको पूछना भी चाहिए कि ये पैसा कहाँ जाएगा, इस पैसे का इस्तेमाल कौन और कैसे किया जाएगा। हम्म, तो मेरा कहना ये है कि भारत सरकार ने शायद, मुझे अगर सही याद हो तो 2013 में हम्म, 3 क्षेत्रों में एफडीआई को इंट्रोड्यूस किया था। हम्म, उसमें पेंशन थी, बीमा था और परचून था। जी, तो एक तो ये बात कि पेंशन में वो एफडीआई को ला चुके हैं, एक चीज है। हम्म, दूसरा ये है कि ईपीएफ का
ईपीएफ फंड का एक हिस्सा सरकार ने शेयर बाजार में लगा दिया है। एनपीएस में जो हमारा पैसा था वो आप लोग जानते हैं, वो सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा। और ये जो 28.5% पैसा जो है, आज ही वित्त मंत्री जी का बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि पीएफआरडीए इसका रख रखाव करेगा। यानी बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि ये पैसा फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उसी शेयर मार्केट के अंदर वहीं ही जाएगा, वही रख रखाव करेंगे, फिर घुमा फिरा कर यूपीएस का पैसा एनपीएस की तरह बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से में जाएगा। नहीं, जो मैं पहला, ये तो मेरा सवाल था ही, लेकिन आपने जी क्लियर जी किया, काफी अच्छा लगा मुझे। एक चीज जी और जी मुझे समझना है। एक जी दावा जी किया जा रहा है कि यूपीएस के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो आएंगे रिटायरमेंट होने के बाद, उनके अंतिम जी 12 महीने का औसतन बेसिक औस सैलरी, जी जी बेसिक सैलरी का प्रतिशत जो 50% तौर पे मिलेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। जी जी परंतु जी जैसे आपने अभी कहा, बहुत सारे जो हमारे जो फोर के ग्रुप डी के जो जी कर्मचारी, जी जी उनकी बेसिक सैलरी तो बहुत कम होती है सर। उनको कितना लाभ मिलेगा ऐसा? देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि अगर 10 साल की नौकरी होती है तो मिनिमम 10,000 देंगी, हम्म, प्लस डीआर, महंगाई राहत जिसको हम बोल सकते हैं। जी तो ये दावा तो किया जा रहा है, इसमें जो गोल गाला माला है वो ये है कि पूरे साल की औसत निकाली जाएगी। मान हम्म, लीजिए मुझे इंक्रीमेंट जुलाई में लग रही है, मैं हम्म, फर्ज कर लो दिसंबर में रिटायर हो जाता हूँ। जी मान लीजिए मेरी 2,000 इंक्रीमेंट लगी, जी तो 1,000 तो उसमें ऐसे सीधे चलेगी, आधी आधी इंक्रीमेंट रहेगी, क्योंकि उसकी एवरेज 12 वर्ष मंथ की औसत निकाली जानी है। अगर मैं जैसे पहले भी बताया था, अगर मान लीजिए मुझे जुलाई में इंक्रीमेंट लगी, मैं अगस्त में रिटायर हो गया, तो मेरा तो वो 110 ही रह गया उसमें। जो मुझे इंक्रीमेंट लगी, मान लीजिए 2,000 लगी मान लीजिए, तो मुझे जी, तो मुश्किल से 100 रुपया या 200 रुपया मिलेगा। अब मेरी उम्र भर की जो पूंजी है सर, 10%, हम्म, जिस पर डिविडेंड भी मिलना है, इंटरेस्ट भी आना है, वो सरकार अपने पास रख लेगी। हम्म। मेरी जेब काट कर मुझे एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भैया इसको चूसना, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। सर, एक एक सवाल और है। अभी जैसे केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी, ने टीवी सोमनाथ। एक एक बड़ा बयान दिया था कि ओपीएस को जी बहाल कर देंगे तो वित्त रूप से बहुत मुश्किल है इस समय, इसका नुकसान जी आम लोगों पर पड़ेगा। इस टिप्पणी पर जी आप क्या जी कहना चाहेंगे सर? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। असल में यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द सारी ये जो कहानी है घूम रही। एक चीज देखिए, आज दावा ये भी किया जा रहा है कि देश जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 1991 में इस देश में सिर्फ 1 अरबपति हुआ करता था, आज उनकी संख्या 200 से ऊपर हो चुकी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का ये दावा है। हम्म, इस देश में हर रोज 70 करोड़पति पैदा हो रहे हैं, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का दावा कि जो बड़े 10% जो बड़े पूंजीपति हैं, वो देश की 72% से ज्यादा जो धन संपदा है उस पर काबिज हो चुके। ऐसे जो देश के बड़े सुपर अमीर 1% पूंजीपति हैं, वो देश की लगभग 42%, 5% पूंजी और संसाधनों पर काबिज हो चुकी। सरकार हर वर्ष बड़े बड़े पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट का, दुनिया भर के जो कॉरपोरेट लुटेरे हैं, उनका लाखों करोड़ रुपया माफ करती है। टीवी सोमनाथन जी को कभी हमने इस बारे पर चर्चा करते नहीं सुना। उस दौर में कर्मचारियों की पेंशन पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल कौन उठा रहा है? जो संसद में, इस देश की संसद में बैठकर, इस देश की विधानसभाओं में बैठकर खुद मेज थपथपाकर खुद अपनी तनख्वाह भत्ते, अपनी सहूलतों में बेइंतहा बढ़ोतरी कर लेते हैं, वो हमारी पेंशन पर सवाल उठा। और मुझे माफ करना, देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहे जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जिन्होंने 2013 में बीजेपी की मदद देकर जो 10 साल से लटकता आ रहा पीएफआरडीए अध्यादेश जो था,
वो 10 साल बाद बीजेपी की मदद लेकर पास करवाने के बाद ये दावा किया था कि हमने पहले चरण के पेंशन सुधार सफलतापूर्वक पूरे कर लिए, अब आगे की तैयारी है। वो खुद वर्ल्ड बैंक से पेंशन ले रहे हैं सर। परंतु जब कर्मचारी की बात आएगी, जब इस देश में किसान की बात आएगी, मजदूर की बात आएगी, इस देश में दलित की बात आएगी, उस समय ये चीख चिहाड़ा डाला जाएगा। और दूसरी बात, कांग्रेस आज एनपीएस पर तो बात कर रही है, ये तो कह रही है कि ओपीएस देंगे, परंतु वो निजीकरण पर लगाम लगाएंगे, संसाधनों का सरकारीकरण करेंगे फिर से, इस पर जुबान नहीं खोल रहे। हाँ निजीकरण, उदारीकरण, संसारीकरण की नीतियां लाने वाले कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह थे। हम्म। हमें इस बात पर कोई भ्रम थोड़ा है। सर, आपकी बातों से एक सवाल निकलता है, जी, क्या जी। आम जो मजदूर है या कर्मचारी जो लोग हैं, क्या वोट बैंक है? उनकी बुढ़ापे की सुरक्षा करना जो सरकार में बैठने वाले हों या विपक्ष में बैठने हों, उनका कर्तव्य नहीं है कि वोट बैंक के लिए उनको रुझाना कहाँ तक सही है? कि ये हमारे देश की बदकिस्मती कही जा सकती है कि अ, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, सरकार हम चुनते हैं, अ, परंतु जब बात अपने हक हकूक़ की आती है तो देश की जो बहुगिनती है, जो जिन कैटेगरियों का आपने ज़िक्र किया है, वो देश का किसान हो, मज़दूर हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, दलित हो, उनको अपनी आवाज़ सुनाने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि ये बुनियादी नुक्स है हमारे इस देश के लोकतंत्र में। अदरवाइज़ अगर सच में लोकतंत्र होता, तो हमें इस तरीके से इस देश में किसानों को, मज़दूरों को, बेरोज़गारों पर को सड़कों पर डंडे ना खाने पड़ते, उनको पानी की बौछारें और अथरू गैस के गोले वो ना झेलने पड़ते। ये इस देश की बदकिस्मती कही जा सकती है। सर, आपकी जो बात जो आपने अभी कहा, इसमें एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया। आने वाले भविष्य में क्या विकल्प मज़दूरों को तलाशना चाहिए, जहाँ पे उनके हाथों में कोई ऐसा पावर तो हो, जहाँ ये कानूनों को बदलने की ताकत जो वो मानते ही नहीं हैं। वो कानून जो आपने उठाया बहुत अच्छे से, 4 लेबर कोड ना जी, तो किसान मज़दूर माँग रहा है, ना 3 बिल्कुल। कानून किसानों ने माँगा और ना ही किसानों आप को लोगों ने यूपीएस माँगा। आप तो ओपीएस करेक्ट। माँग रहे हैं। तो इस तरह के हाँ। जो कानून थोपे जा रहे हैं, वो कैसे हो कि मज़दूरों के हाथ में आए वो? कानून बनाने का ताकत या उसको कानून जो खराब हैं, उनको रद्द करने के लिए उनको सालों-साल आंदोलन ना करना पड़े सर। देखिए, ये बहुत लंबी लड़ाई है और जो एक चीज़ अगर हम इतिहास में जाएँ, तो जो हमें हक अधिकार मिले थे, ये किसी ने खैरात में नहीं दिए थे। दुनिया में अगर हम देखें आज की डेट में, तो समाजवाद जब रूस में आया, तो एक भय बना सरमाएदारी के अंदर, पूंजीपति वर्ग के अंदर कि अगर लोगों के प्रति हम ऐसा ही नज़रिया रखेंगे तो लोग जो है समाजवाद के प्रति आकर्षित होते जाएँगे। तो मुझे लगता है कि सवाल आपका बहुत बड़ा है, शायद मैं उस कैपेसिटी में जवाब नहीं दे सकता इसका। परंतु कर्मचारियों के सामने, इस देश के मज़दूर के सामने, इस देश के किसान के सामने, इस देश के नौजवान के सामने, इस देश के मेहनतकश अवाम के सामने एक ही रास्ता बचा है, वो संघर्ष है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने अमरीक सिंह जी की बातों को सुना। उन्होंने अपनी बातों में ये शंका प्रकट की, केंद्र सरकार श्रमिकों का 10% और अपना योगदान 18% का शेयर मार्केट में लगाने का प्रयास करेगी और इसका फायदा शेयर बाजार के कॉर्पोरेट घरानों को ही होगा। दूसरी अहम बात अपनी बातों में उन्होंने कहा, हमारे देश में श्रमिक और आम लोगों के पास अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए कानून बनाने या कानून रद्द करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए बार बार आम लोगों को अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ता है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर, महिला या नौजवान। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।